आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के संबंधी यूनिट नंबर 2 शिक्षण एवं शोध युक्ति से जो पहला वाला यानी शिक्षण यानी कि टीचिंग क्या है, प्रकृति उसका नेचर क्या है, उद्देश्य ऑब्जेक्ट्स, साथ ही आवश्यकता नीड्स, विद्या यानी कि मेथड क्या है, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी पर पूर्ण रूप से विस्तार से हम बात करेंगे। आपने अगर ये वीडियो देख ली तो इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता। मैं आपको प्रॉपर यानी कि जो भी आपका सिलेबस है शिक्षण या टीचिंग का पूरा इसमें कवर किया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण का मतलब किसी व्यक्ति को ज्ञान और कौशल सिखाना, यानी कि टीचिंग क्या है? किसी व्यक्ति को ज्ञान और कौशल सिखाना। यह एक शिक्षक द्वारा किए जाने वाला कार्य है, यानी कि ये टीचर द्वारा किया जाने वाला कार्य है। शिक्षण शिक्षा की व्यापक अवधारणा का हिस्सा है और शिक्षक को अध्यापन भी कहा जाता है। यानी कि आप शिक्षण से मोटा समझ गए होंगे कि टीचर द्वारा किसी छात्र को ज्ञान देने के लिए जो उसको सिखाया जाता है, कौशल किया जाता है, वही शिक्षण है। दूसरे शब्दों में शिक्षण यानी टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान, कौशल और जानकारी प्रदान करता है ताकि वे कुछ सीख सकें और समझ सकें। यानी कि जब टीचर विद्यार्थी को कुछ जानकारी देता है, ज्ञान देता है और कुछ कौशल आर्ट सिखाता है जिससे वो उसको सीख सके, जान सके, वही टीचिंग है। सुकरात शिक्षण के जनक और आज भी रास्ता दिखा रहे हैं। सुकरात जो हुए हैं यानी कि दार्शनिक हैं, वह शिक्षण के जनक माने जाते हैं। उनके 7 सिद्धांत थे। क्या क्या थे? संवाद स्थापित करें, यानी कि टीचिंग या शिक्षण तभी होगा जब आपस में संवाद होगा। विचारों का आदान प्रदान करें, यानी कि जो आपके विचार हैं, आपकी बातें हैं उनको आदान प्रदान करें। बहस मत करें, यानी कि टीचिंग में बहस का कोई स्थान नहीं है। बांधा मत डालें, यानी कि ऑप्टिकल्स टीचिंग में भी नहीं होता है। ध्यान से सुने, टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो शिक्षार्थी है या स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से यानी कि एक्टिव लर्निंग करे, अपनी सोच को स्पष्ट रखें और ईमानदार रहें। शिक्षण की प्रकृति एवं उद्देश्य। अभी दूसरा जो इसमें पहले सबसे पहले शिक्षण क्या है, तात्पर्य क्या है, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट में कोई ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल मिलेगा जो आपको पहले से आया हुआ हो। इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिव टाइप के यानी कि आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर टीचिंग को समझ चुके हैं जो मैंने बताया है तो उससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और आप आराम से कर सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है उसमें शिक्षण की प्रकृति एवं उद्देश्य, यानी कि जो इसके उद्देश्य क्या क्या है, प्रकृति कैसी। शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण के 3 प्रतिरूप हैं, यानी कि पहले तो यह क्योंकि शिक्षण जो है बुद्धि से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, तो यह एक इसकी गतिविधि है इंटेलिजेंस की। दूसरा, शिक्षण के 3 प्रतिरूप हैं। पहला शिक्षक केंद्रित होता है टीचिंग, दूसरा स्टूडेंट केंद्रित है, तीसरा कौन सा है, दोनों का केंद्रित, यानी कि छात्र का भी और स्टूडेंट का भी। और शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्तर भी 3 हैं। पहले तो बताया जो मैंने बताया है प्रतिरूप है, 3 तरह का प्रतिरूप होता है टीचिंग का। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है शिक्षण के कितने प्रतिरूप है, 3 है। पहला टीचिंग, टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर और टीचर स्टूडेंट सेंटर, 3 है। अब उसके बाद शिक्षण के 3 स्तर भी हैं। 3 स्तर, मेमोरी लेवल यानी स्मृति लेवल, दूसरा बोध अंडरस्टैंडिंग
और चिंतन, यानी कि पहले बच्चे को क्लास 5-6 तक जो दिया जाता है मेमोरी लेवल है, रटाया जाता है। बोध लेवल 12 तक, और ऊपर का 12 से ऊपर का चिंतक लेवल यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। शिक्षण के 3 स्तर के जो प्रस्तावक हैं, पहला जो है स्मृति लेवल, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, यानी मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया था, हर्वर्ड्स के द्वारा, याद रखना। मेमोरी को एच से जोड़ दो, हर्वर्ड्स। बोध लेवल अंडरस्टैंडिंग, यू को जो है आप एम से जोड़ दो। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव चिंतन लेवल, हंट्स के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण का। शिक्षण पाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, यानी कि सॉरी तीन सॉरी प्रारूप बताए मैंने। छात्र केंद्रित, स्टूडेंट का जो छात्र का सेंटर है, टीचर सेंटर है, और उसके बाद दोनों का लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। और दूसरा इन्हीं में आगे जो है शिक्षण में भी क्या क्या है, यहाँ पर भी पाठ्यचर्चा पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। तो इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी 3 चीज़ें, इसमें भी एक तो स्टूडेंट इंक्लूड होता है, टीचर इंक्लूड होता है, पाठ्यक्रम इंक्लूड होता है। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है, यानी कि शिक्षण कभी रुकता नहीं, गतिशील रहता है। शिक्षण में अधिगम होता है, यानी कि शिक्षण से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। शिक्षण में अनुदेशन होना आवश्यक है, यानी इंटरेक्शन होना आवश्यक है। शिक्षण में प्रशिक्षण भी होता है, यानी कि ट्रेनिंग भी होती है शिक्षण में। इस प्रकार शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन और प्रशिक्षण का आपस में घनिष्ठ संबंध है। 10 नंबर, शिक्षण का व्यवसाय है, यानी कि ये एक तरह का प्रोफेशनल भी है, जो जब जितना इसको अच्छे से करेगा उतना सीखेगा। शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, जबकि अधिगम व्यक्तिगत, यानी कि जो शिक्षण टीचिंग है, टीचिंग का टीचर का कार्य एक सामाजिक कार्य है, लेकिन जो स्टूडेंट का कार्य है वो एक तरह का व्यक्तिगत कार्य है, वो खुद के लिए सीखता है। शिक्षण के उद्देश्य, अब हमने शिक्षण की प्रकृति तो पढ़ ली, प्रकृति से कोई क्वेश्चन आता है शिक्षण के, ये पूछा जाएगा शिक्षण में कितने लेवल है, इस लेवल का कौन वो जनक है, या शिक्षण के कितने अधिगम हैं, शिक्षण में क्या क्या इंक्लूड रहता है, शिक्षण में टीचर क्या है, स्टूडेंट क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, ये सब आपके प्रकृति। अब उद्देश्य, तो उद्देश्य अलग अलग दिए हैं, जैसे ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कोग्निटिव डोमेन, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, इफेक्टिव डोमेन, और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, यानी कि साइकोमोटर्स डोमेन। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक जो ज्ञान क्षेत्र है, कोग्निटिव ज्ञान क्षेत्र, इसमें 6 स्तर है, यानी कि जब आप ज्ञानात्मक कोग्निटिव स्तर पर सीखते हैं तो 6 स्तर क्या है। सबसे पहले ज्ञान, यानी कि नॉलेज होता है, कोई भी नॉलेज होता है, बहुत, फिर उसको कॉम्प्रहेंसिव किया जाता है, फिर उसको मान लो तो आपको कोई नॉलेज हुई, फिर उसको आप कॉम्प्रहेंसिव करते हैं, बहुत मान लिया कर लिया, उसके बाद उपयोग, उसका अप्लाई करते हैं। आप कोई भी जानकारी होने के बाद अप्लाई करते हैं, जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं। फिर अप्लाई करते हैं तो उस पर आप विश्लेषण, एनालिसिस करते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों था, फिर संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, और फिर मूल्यांकन। तो इसमें आप इसको याद कर सकते हैं, आपको कोई भी नॉलेज हुई, कॉम्प्रहेंसिव होगा, और उसके बाद अप्लाई, और ए फॉर एनालिसिस, एस फॉर सिंथेसिस, और इवैल्यूएशन, यानी कि ये आपको कई बार क्या है, क्रम भी पूछा गया है, यानी कि इसके क्रम भी पूछ सकता है, पूछा गया यूजीसी नेट में। उसके बाद भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, इफेक्टिव डोमेन में जो है इसमें 5 स्तर है। सबसे पहले आग्रहण, यानी कि हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, देख के सुन के, और देख के सुन के क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, हम रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग होती है, देख के जब हम रिसीव कर लिया कोई चीज़ तो उसके बाद हम प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि उस पर थोड़ा सा एक्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम आकलन करते हैं, उसकी वैल्यू देखते हैं, संयोजित करना, ऑर्गेनाइज करते हैं, निरूपण करना, करेक्टराइजेशन करते हैं। तो ये जो है आपके इफेक्टिव डोनेम से संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोलॉजिक डोनेम, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के भी 5 स्तर हैं, पहले के 6, 5। इसमें क्या है, सबसे पहले जब मनोवैज्ञानिक रूप से हम साइकोलॉजी तौर से क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रतिरूपता, यानी कि इमिटेशनल करते हैं, यानी कि हम उसकी एक इमेज बनाते हैं, ये कैसे है, जैसे मान लो कोई कास्ट
लकड़ी का खिलौने बनाते तो पहले उसको देखता है, फिर हस्तकौशल करता है, मैनिपुलेशन करता है, यानी कि उसको हाथ से बनाने की कोशिश करता है, थोड़ा वो तो सही बनाता है, थोड़ा गलत बन जाता है। फिर उसके बाद परिशुद्धता प्रीशियस आता है, यानी कि दो जब बार बार उस काम को करता है तो पहले जैसे लकड़ी का मान लिया कोई सारस बनाना चाहता है या कोई गेंडा बनाना चाहता है या किसी की मूर्ति बनाना चाहता है तो पहले बनाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन दोबारा बनाएगा थोड़ा अच्छा बनेगा। फिर कुछ बात परिशुद्धता यानी आ जाएगी, स्पष्ट अभिव्यक्ति, कुछ आर्टिकुलेशन, फिर वह है उसमें माहिर हो जाता है, आर्टिकुलेशन आ जाता है। उसके बाद प्राकृतिकरण, कुछ बात ऐसा बनाने लगता है कि आप दूर से यह नहीं पहचान पाएंगे ये असली है ये लोकल है। तो इसी को हम मनोसंचालित ज्ञान कहते हैं। उसके बाद एडरसन और करत बोलने के अनुसार भी उन्होंने भी उद्देश्य को अलग बताया, जो 4 उद्देश्य हैं। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को जब हम कोई भी शिक्षण करते हैं तो तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, कि तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, तथ्यात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान होना चाहिए, उसको विचार आने चाहिए। जब भी हम कोई शिक्षण करते हैं पहले तथ्य हमारे उत्पन्न होने चाहिए, विचार आने चाहिए, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए, उसके प्रति प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और मेटा कॉग्निटिव ज्ञान भी उत्पन्न होना चाहिए। ज्ञान और वृक्ष के अनुसार भी शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य उन्होंने बताए हैं। इसके निर्देशात्मक उद्देश्य क्या है? बौद्धिक कौशल होना चाहिए, ज्ञानात्मक रणनीति, मौखिक सूचनाएं, संचालन तो शारीरिक क्षमता, मनोदृष्टि। शिक्षण के अन्य उद्देश्य, अब तो हमें जो मेन शिक्षाविद थे उनके द्वारा जो उद्देश्य बताए हैं वो तो है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं या शिक्षण के क्या उद्देश्य है, हम वहाँ पर देखेंगे। शिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा कि ये छात्र केंद्रित होता है, टीचर केंद्रित होता है, दोनों के होता था, लेकिन अभी का जो वर्तमान में चल रहा है टीचिंग, उसमें माना गया कि शिक्षण जो हो, टीचिंग जो हो ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट सेंटर हो, यानी छात्र केंद्रित हो। शिक्षण विशिष्ट होना चाहिए, शिक्षण मापने योग्य होना चाहिए, यानी कि कोई भी शिक्षण हो रहा तो उसका मापना, जैसे आजकल फॉर्मेटिव एवुलेशन हो रहा है, बच्चे को यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, तो कहने मतलब शिक्षण नापने योग्य होना चाहिए, शिक्षण नमूनादार होना चाहिए, शिक्षण किसी विशेष विषय का वर्णन करता हो, यानी शिक्षण ऐसा हो कि वो किसी विशेष विषय से संबंधित होना चाहिए। शिक्षण द्वारा निर्णय लेने का कौशल हो, शिक्षण द्वारा निर्णय लेने का, यानी कि शिक्षण हो रहा है तो वो ऐसा होना चाहिए जिसमें निर्णय लेने का कौशल हो। शिक्षण जिज्ञासु मन को विकसित करे, यानी कि शिक्षण ऐसा हो जिससे बच्चे में जिज्ञासा आए। शिक्षण छात्रों के व्यक्तिगत तत्व का विकास करे, शिक्षण छात्रों में सोच शक्ति विकसित करे, यानी कि सोच शक्ति आनी चाहिए। शिक्षण छात्रों की सोच शक्ति में वृद्धि करे, छात्रों के व्यवहार में रूपांतर करे, यानी कि जब शिक्षण किया जा रहा है तो जो छात्र का पहला व्यवहार था वो बदली होना चाहिए, उसमें बदलाव आना चाहिए। शिक्षण की आवश्यकता महत्व, अब वह हमारे पे आगे जो नेक्स्ट दिया है उसमें महत्व क्या है, या आवश्यकता कह लो या महत्व एक ही बात है। तो शिक्षण के जरिए छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों में विकसित करने की सहायता मिलती है। जैसे कि हमने पढ़ा, जो हमने पहले शिक्षण के डोनेम पढ़े हैं तो उसमें भी यही चीज़ की है कि जो शिक्षण है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों में सहायता करता है। शिक्षण के माध्यम से छात्रों में शिक्षण के प्रति उत्सुकता उत्पन्न होती है। तीसरा, छात्रों के भावी जीवन में सफलता के लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो भी शिक्षण है महत्वपूर्ण कार्य करता है जीवन में सफल बनाने के लिए। छात्रों को ज्ञान प्रदान करने हेतु शिक्षण बहुत जरूरी है, बिना शिक्षण के छात्रों में ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनुदेशन प्रारूप तैयार करने के लिए शिक्षण वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, यानी कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षण के आशय ज्ञान प्रदान करते शिक्षण के आशय ज्ञान प्रदान करने से है। शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण विद्यार्थियों को वातावरण के अनुकूल करने में सहायता देता है। शिक्षण छात्रों को संवेदनात्मक स्थायित्व देने के साथ साथ वातावरण में समाज से स्थापित करने के लिए योग्य बनाता है। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी कि इससे व्यवहार परिवर्तन होता है।
शिक्षण के माध्यम से छात्रों में व्यवहार एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, यानी कि छात्रों के अंदर शिक्षण के द्वारा व्यवहार में और उसकी जो मनोवृत्तियां हैं उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। शिक्षण छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है, यानी कि जानकारी देता है, ज्ञान देता है। शिक्षण छात्रों में विभिन्न योग्यताएं एवं क्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यकता है, यानी कि स्टूडेंट के अंदर जो योग्यताएं हैं उनको विकसित करता है। 11 नंबर है छात्रों को जीवन में अनुभवों से अवगत कराता है, यानी कि शिक्षण के द्वारा ही जो है छात्र अनुभव प्रदान करते हैं। 12 नंबर, शिक्षण के माध्यम से बालकों में उत्तम नागरिकता के गुण अथवा सद्गुण विकसित किए जाते हैं, यानी कि एक उत्तम नागरिक कैसे बना जाए और सद्गुण कैसे विकसित किए जाए वह शिक्षण के द्वारा ही किया जा सकता है। शिक्षण बालक का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ भावी जीवन को भी तैयार करता है। शिक्षण के माध्यम से छात्र सृजनात्मक शक्ति को विकसित किया जा सकता है, यानी कि जो उसकी क्रिएटिविटी है उसको विकसित किया जा सकता है, जिसके द्वारा छात्र नवीन ज्ञान की खोज करता है, नवीन चिंतन, नवीन आविष्कार आदि करने के लिए तत्पर होता है, यानी कि स्टूडेंट ही आके जाके नए नए वैज्ञानिक बनते हैं, नए नए रिसर्च करते हैं। शिक्षण के माध्यम से अनुबंध, प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा प्रतिपादन आदि विकसित किए जाते हैं। शिक्षण के माध्यम से छात्रों में क्रियाशीलता, संगठन की क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों का विकास भी शिक्षण से ही होता है। शिक्षण का महत्व बालकों में केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि शिक्षण द्वारा बालकों को संवेगों को प्रशिक्षण करके सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान की जाती है। अब शिक्षण की विधियाँ, मैं ज़्यादा विधियों पर विस्तार से नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे किंडरगार्टन विधि, ये किसके द्वारा दी गई है? फ्रोकवेल के द्वारा दी गई है। दूसरा, खेल आधारित शिक्षा और छोटे बच्चों के रचनात्मक, इसी का एक पॉइंट है, यानी कि किंडरगार्टन जो विधि है खेल आधारित शिक्षा है। ये भी पूछा जा सकता है खेल आधारित शिक्षा विधि कौन सी है, तो किंडरगार्टन आप लिख सकते हो। छोटे बच्चों में रचनात्मक और कल्पना को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती है। ये नंबर 1। दूसरी है मोंटेसरी विधि, ये मारिया मोंटेसी द्वारा दी गई है, यानी कि उनके द्वारा विकसित की गई है। इसका पॉइंट है, मोंटेसी पद्धति बच्चों के लिए शिक्षा की एक प्रणाली है। औपचारिक शिक्षण विधि का प्रयोग करने के बजाय, यानी कि मोंटेसी छोटे बच्चों में जो औपचारिक नहीं कि वो वहाँ पर बैठा होगा, वो सीट पे बैठा होगा, वहाँ बैठ के उसमें खुद खेलता रहता है, इधर घूमता रहता है, यानी कि थोड़ा सा उसकी औपचारिक नहीं होती, गतिविधियाँ करने के लिए विकसित की जाती है। तीसरा, खेल विधि, हेनरी कार्लवेल कुक के द्वारा इस विधि को विकसित किया गया है। खेल विधि एक पूर्ण सर्कुलर है जो संवेगों, बुद्धि और कौशल मापदंडों के संदर्भ में विकसित करके बच्चों में समग्र विकास को समक्ष बनाता है। यह विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह न केवल व्यक्तिपरक विकास पर बल देती है, बल्कि बच्चों के संवेगात्मक विकास का भी ध्यान केंद्रित करती है खेल विधि। यानी कि जब बच्चा खेलता है, खेलते खेलते उसमें कई जानकारी भी आती है, कई चीज़ें उसमें उत्पन्न होती है। चौथी है बहुत महत्वपूर्ण आगमन विधि, यह अरिस्टो द्वारा दी गई है। आगमन विधि किसी विशेष वस्तु या घटना के अध्ययन से सामान्य नियम या सिद्धांत निकालने की विधि है, यानी कि जो घटना होती है कुछ बात होने के बाद उससे सामान्य नियम या सिद्धांत बनाते हैं। जैसे मान लिया कहीं पर एक्सीडेंट हो रहा, तो उस घटना के बाद वो देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया जाए जिससे एक्सीडेंट ना हो, यानी कि सिद्धांत बनाने के काम आती है, नियम बनाने के काम आती है। इसे विश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि इस पर हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है, यानी कि जब मान लिया कोई घटना हुई, कई घटना हो रही है, आप उसको घटना के होने के बाद जो अध्ययन कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये घटना ना हो नियम बना रहे हैं, वो उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो यह क्या एक मनोवैज्ञानिक तौर पे रूप है। इस विधि में छात्रों को करके सीखने पर बल दिया जाता है, फिर उसको हम करके सीखने पर। निगम विधि, ये प्लेटो द्वारा दी गई है। यह एक शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है, आगमन दोनों मनोवैज्ञानिक है। यह विधि बालकों को नवीन ज्ञान तथ्यों की खोज के सदैव प्रेरित करती है। इस विधि में ज्ञान से, पहले से ज्ञान है, पहले से ऐसा हो रहा, अज्ञान सरल से जटिल की ओर लेकर यानी चलकर मूर्त उदाहरण से द्वारा बच्चों को सामान्य नियम निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है डाल्टन विधि। हेलन
पार्क हस्ट द्वारा दी गई है, हस्टर द्वारा। इसमें क्या है, छात्र समय सारणी बनाते हैं डाल्टन विधि में और अपने पाठ्यक्रम या असाइनमेंट पर काम पूरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। छात्रों को अपने काम के अलावा दूसरों की मदद करने के लिए भी इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी कि आप अपना काम तो कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट दे दिया तो दूसरे के साथ भी आप मदद कर सकते हैं। डाल्टन योजना का अंतर्निहित उद्देश्य विद्यार्थियों का उच्च मानसिक, नैतिक, शारीरिक और कहने मतलब मनोवैज्ञानिक विकास करना है। सातवीं है पर्यटक विधि, पेस्टालॉजी द्वारा दी गई है। शैक्षिक पर्यटक, जिससे एंडू पर्यटक या शैक्षिक यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। एडू पर्यटन, यानी कि एडू माने एजुकेशन, पर्यटन के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटन का एक रूप है जिसका प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान में शामिल होना। इसका जो उद्देश्य है, मेन कहीं मान लिया लाल किला घुमाने ले गए तो वहाँ पर जाके फिजिकली दिखाना, किसने बनाया था, कैसे हुआ था, क्या है यहाँ, हौज खास कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, ये सब चीज़ें उसको ज्ञान प्राप्त करना और संस्कृति के बारे में बताना है। इसमें इतिहास, भाषा, कला और पर्यावरण संबंधी जैसे मुद्दे, विषयों के बारे में जानने के लिए किसी दूसरे देश या क्षेत्र की भी शामिल किया जा सकता है। और 8 नंबर है खोज विधि, ह्यूरिस्टिक द्वारा दी गई है। खोज विधि एक बड़े पैमाने पर अनसंरचित स्थितिजन्य पत्ती या शिक्षण का दर्शन है, जिसके द्वारा छात्रों को अक्सर समूह गतिविधि में संयुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से शिक्षक के मार्गदर्शन में स्वयं या अपनी गति से समस्या का समाधान खोजने की अनुमति दी जाती है। और यह विधि छात्रों में अपसारी सोच विकसित कर सकती है, यानी कि बच्चे को खोज की विधि के द्वारा कोई भी समस्या दी जाती है, गतिविधि दी जाती है और वह उसमें खोज करता है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड बोल देते हैं। शिक्षण की एक प्रभावी विधि है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ के उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। यह विधि शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, तार्किक सोच, आलोचनात्मक दृष्टिकोण और आत्मव्यक्ति को बढ़ावा देती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, पूछता तार्किक शक्ति किसमें बढ़ती है, प्रश्नोत्तर विधि में। जब आप प्रश्न करेंगे तो उसको तर्क लगाएगा, कुछ ना कुछ सिस्टम ढूंढेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी द्वारा, वैज्ञानिक विधि गुडवार एम स्केट्स द्वारा, सूक्ष्म शिक्षण विधि, ये सूक्ष्म शिक्षण विधि के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें कई बार पूछ लेते हैं जो नए शिक्षक होते हैं उनको किस विधि द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसमें सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है, छोटी छोटी क्लासें दी जाती है, उनको टॉपिक दिया जाता है। तो ये रॉबर्ट बुश द्वारा दी गई थी। बेसिक शिक्षा विधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। तो ये सब विधियाँ हैं। अब शैक्षिक मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन मतलब इसका जो है इवोल्यूशन जो वहाँ पर दिया गया। शैक्षिक मूल्यांकन ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, योग्यता, विश्वास पर सीखने के परिणामों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए छात्र के अध्ययन की सीधी जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो भी बच्चा सीख रहा है उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितना वो कौशल हुआ, यानी कि करने में दृष्टिकोण क्या है, योग्यता क्या है, और विश्वास पर सीखने के परिणामों का की उपलब्धियों का मूल्यांकन है। मूल्यांकन से सीखने के बारे में अनुमान लगाया जाता है। मूल्यांकन का प्रयोग अक्सर परीक्षण के लिए किया जाता है। मूल्यांकन व्यक्तिगत शिक्षार्थी, सीखने वाले समुदाय, एक पाठ्यक्रम, एक शैक्षिक कार्यक्रम, संस्था या समग्र रूप से शैक्षिक प्रणाली पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। मूल्यांकन शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शैक्षणिक संदर्भ में प्रयोग किया गया है। मूल्यांकन का महत्व क्या है, यानी कि आपका मूल्यांकन महत्व क्या है। मूल्यांकन शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह शिक्षकों को छात्रों की समझ को मापने, यानी कि छात्र ने क्या सीखा उसको नापने के, उनकी प्रगति को ट्रैक करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति देता है जहां हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। छात्रों के सीखने का मूल्यांकन न केवल शिक्षकों को निर्देश के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि छात्र की सफलता और शिक्षक की भलाई में भी योगदान करता है। यानी कि मूल्यांकन न के सिर्फ शिक्षकों को निर्देश में सूचित कर निर्णय लेने में मदद करता, बल्कि छात्रों की क्या सफलता है और शिक्षक की इसमें कितनी भलाई है यह भी योगदान करता है। मूल्यांकन के प्रकार, प्लेसमेंट मूल्यांकन, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैंने आगे रखे हैं। जैसे प्लेसमेंट मूल्यांकन क्या है। प्लेसमेंट मूल्यांकन का
उपयोग छात्रों को पूर्व उपलब्ध ज्ञान के स्तर या व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुसार एक अनुदेशात्मक अनुक्रम में सबसे उपयुक्त बिंदु पर एक अनूठी अनुदेशात्मक रणनीति में या उपयुक्त शिक्षक के साथ रखने के लिए क्या है। सीधी सीधी बात है, प्लेसमेंट। यानी कि जब बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहा है तो उसका जो टेस्ट लिया जाता है, अब वहाँ पर 4 क्लास है, एक ही क्लास के 4 सेक्शन है, ए बी सी। अब वो उसका टेस्ट लेने के बाद उनको क्या किया जाता है, एक सेक्शन में लगभग एक समान के बच्चों को रखा जाता है। तो जो इस तरह का टेस्ट लिया जाता है उसको प्लेसमेंट टेस्ट कहते हैं। पूर्व की उपलब्धि यानी कि पूर्व का ज्ञान उपलब्धि क्या है, ज्ञान का स्तर क्या है, व्यक्तिगत विशेषताएं क्या है, अनुदेशात्मक अनुक्रम में उसकी उपयुक्त बिंदु पर अनूठी अनुदेशात्मक रणनीति उपयुक्त शिक्षक के साथ रखने की यानी कि साथ रखने की अनुमति देता है। दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन, जिनको फॉर्मेटिव बोलते हैं, यह आमतौर पर पूरे कोर्स या प्रोजेक्ट के दौरान किया जाता है। इसमें शैक्षिक मूल्यांकन भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग सीखने में मदद करता है। यानी कि जिस प्रकार आज की डेट में स्कूलों में यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, 2 चैप्टर पढ़ा दिए, 2 चैप्टर का यूनिट टेस्ट होगा, वह इस तरह का जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, रचनात्मक होता है। योगात्मक मूल्यांकन यह आमतौर पर किसी कोर्स या प्रोजेक्ट के अंत में किया जाता है। शैक्षणिक सेटिंग में योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग आमतौर पर छात्रों के कोर्स ग्रेडिंग देने के लिए किया जाता है। यानी कि जो पूरा कोर्स पूरे साल में कोर्स करा देते हैं, या तो उसके सिर्फ हाफ ईयरली या साल के लास्ट में एग्जाम होता है, उसको हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। निदात्मक मूल्यांकन, अंत में निदात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न संपूर्ण कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद औपचारिक मूल्यांकन। मूल्यांकन औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। यानी कि मूल्यांकन जब किसी का कर रहे हो तो औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। औपचारिक मूल्यांकन में आमतौर पर लिखित दस्तावेज, जैसे हम औपचारिक करेंगे तो लिखित में लेंगे, जैसे कि टेस्ट, क्यूज या पेपर शामिल होते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर संख्यात्मक स्कोर या ग्रेडिंग दिया जाता है। यानी कि इसमें जब हम औपचारिक ले रहे हैं तो प्रॉपर पेपर रहेंगे, उसका टाइम टेबल निकालेंगे, उसकी कॉपी जांचेंगे, उसका नंबर देंगे, ग्रेडिंग। अनौपचारिक मूल्यांकन छात्र के अंतिम ग्रेडिंग में योगदान नहीं देता, यानी कि अंतिम ग्रेड में योगदान नहीं देता है। अनौपचारिक मूल्यांकन आमतौर पर अधिक अनौपचारिक तरीके से होता है, जैसे इसमें अवलोकन करना, सूची, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स, प्रदर्शन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, भागीदारी सहकर्मी और आत्म मूल्यांकन और चर्चा शामिल होती है। यानी कि जिस प्रकार अभी सीबीएसई में यूनिट टेस्ट होते हैं, नंबर दिए जाते हैं, लेकिन 20 नंबर लास्ट में क्या उसके दिए जाते हैं, तो वो अनौपचारिक तौर पर ही है। बच्चे को देखते हैं, बच्चे का बिहेवियर क्या है, बच्चे की एक्टिविटी क्या है, बच्चे के बात करने का तरीका क्या है, ये सब। कोई बच्चे होते हैं लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बिल्कुल उनका एक्टिविटी नहीं होती है, तो ये सब जो है अनौपचारिक मूल्यांकन में आता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारण, और हमने जो वहाँ पर पढ़ा, अब शिक्षण है तो उसको प्रभावित क्या क्या करते हैं। शिक्षण की शैक्षिक योग्यता, यानी कि जो भी टीचर है उसकी योग्यता भी इस पर निर्भर करती है। शिक्षण कौशल, टीचर को जो कौशल आने चाहिए, जैसे मान लिया उसको क्लास मैनेजमेंट कौशल आना चाहिए, अपना लेक्चर लेने का कौशल आना चाहिए, अपना पाठ तैयार करने का कौशल आना चाहिए, अपनी भाषा का मतलब लैंग्वेज को बोलने का कौशल होना चाहिए। ये सब जो है कौशल होते हैं। शिक्षण का अनुभव, जितना शिक्षण पुराना होता है ये अनुभव भी इस पे इफेक्ट डालता है। कक्षा का वातावरण, माहौल क्या है, कहीं आसपास ट्रैफिक ज़्यादा है, शोर है, हल्ला है, या क्लास में बैठने की तरीका सही है, या क्लास में सब चीज़ें अच्छी हैं। आर्थिक कारण भी शिक्षण को प्रभावित करता है। शिक्षण संस्थाओं की प्रशासनिक गतिविधियाँ, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी प्रशासनिक गतिविधि, यदि टीचर है वहाँ पर फीस, टीचर को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो क्या पढ़ाएगा, ये भी प्रशासनिक में आता है। या दूसरी बैठने की समस्या है तो नहीं है, ये जो बोर्ड है ठीक से है, ये सब प्रभावित करते हैं। विषय वस्तु, शिक्षण की विषय वस्तु कैसी है, क्या इंटरेस्टेड है, नहीं है। समाज की उपेक्षाएं, शिक्षण से समाज की अपेक्षाएं हैं। माता पिता की उपेक्षाएं, माता पिता की उपेक्षाएं भी टीचिंग में इफेक्ट डालती है। राजनीतिक दृष्टिकोण, क्या मतलब शिक्षा के प्रति राजनीतिक यानी देश की राजनीति का दृष्टिकोण क्या है। शिक्षण के सूत्र भी प्रभावित करेंगे। और शिक्षण विधियाँ जो हमने अभी पढ़ी हैं, शिक्षण विधियों से भी हम मान लिया कोई
छात्र केंद्रित है तो उसमें छात्र को ज़्यादा फायदा होगा। स्टूडेंट मान लिया शिक्षक केंद्रित है तो उसमें शिक्षक का महत्व होगा। तो यह है अधिगमकर्ता लर्नर की विशेषता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, जितनी टीचिंग हमने पढ़ी इसमें तीन चीज़ आई, जैसे मान लिया टीचर है, स्टूडेंट है और पाठ्यक्रम है। अब सबसे मेन तो क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए ही तो हो रहा है। अब स्टूडेंट की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के अधिगमकर्ता की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एवं छात्र जितना सीख रहा है, छात्रों की मूल प्रवृत्ति, अर्जित अनुभव, योग्यता, उसका प्रयास पर भी निर्भर करता है। अब नंबर 1 पे देखते हैं क्या क्या विशेषता। अधिगमकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि जो स्टूडेंट है स्वस्थ हो तभी वह शिक्षण कर पाएगा। दूसरा, अधिगमकर्ता मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। अधिगमकर्ता मूलभूत क्षमता योग्यता रखता हो, यानी कि उसकी इतनी योग्यता क्षमता होनी चाहिए जिस लेवल को उसको पढ़ाया जा रहा है। अधिगमकर्ता स्वाभाविक रुचि रखता हो, उसकी खुद इंटरेस्ट होना चाहिए और वो पढ़ना नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। अधिगमकर्ता पूर्व ज्ञान का कौशल हो, पहले से कुछ इसके बारे में जानता हो जितनी आवश्यकता है। महत्वाकांक्षा अभिप्रेत का स्तर हो, जीवन का उद्देश्य हो, जो उसको सिखा रहे हैं उसके जीवन का उद्देश्य हो। उसका अधिगमकर्ता का दृष्टिकोण, उसका दृष्टिकोण कैसा है उसके प्रति। अधिगमकर्ता शिक्षण की रुचि कैसी है। अधिगमकर्ता का धैर्य कैसा है। बाधाओं से लड़ने की शक्ति कितनी है स्टूडेंट में, वो के पूरे साल कोर्स करना है, रोज जाना है, सुबह नहीं जाना है, ये सब। अधिगमकर्ता की इच्छा शक्ति क्या है। अधिगमकर्ता का तात्पर्य तत्परता। अधिगमकर्ता का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। सबसे बात अपनी जो मान लिया उसका मन ही नहीं लग पा रहा, अपने मन को लगाएगा, ये भी इंद्रियों पे है। व्यवहारिक संशोधन की आवश्यकता, क्या वो अपने व्यवहार को संशोधन कर रहा है जिस हिसाब से उसका शिक्षण चल रहा है। व्यक्तिगत समायोजन, क्या अपने आप को वो क्लास में साथियों में समायोजन कर पा रहा है। तो ये सब जो है आपके अधिगमकर्ता के गुण हैं। साथियों, आज के वीडियो में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो शिक्षण के जितने भी टाइम पॉइंट है मैंने आपको मोटा मोटा तौर पे एक गाइडलाइंस के तौर पे बताने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा। आने वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।